थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ रखा है, ठीक है। मैं बात करता हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, सारे जानते हो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा बेसिक सा लॉ है, और आप मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता होगा कि आपको थर्ड लॉ ये है या नहीं है, लेकिन उससे पता इस लॉ के बारे में, उस लॉ को जानते हो कि एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं जो एक्शन होगा ना, उसको एक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा ए एक्स एन, और रिएक्शन को लिखूंगा आर एक्स एन, ये ध्यान है, ठीक है। एक्शन को ए एक्स एन और रिएक्शन को आर एक्स एन, ठीक है। कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल, ठीक है, क्या लिखा, अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के अपोजिट में क्या होता है भैया, रिएक्शन होता है। और ये ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगता है। सेम बॉडी के केस में एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए एक्शन रिएक्शन अगर आपको देखना है तो हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे ही होगा, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन आपको विजिबल नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, सेम बॉडी के केस में। समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। ठीक है, नोट में लिखा हुआ फोर्स इन नेचर, फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर, ठीक है। नेचर में जितने भी फोर्सेस होते हैं आपके, वो सब किस में अकर करते हैं भैया, पेयर में। थोड़ा जल्दी आकर भाई पीयूष, ठीक है। नेचर में जितने भी फोर्स होंगे, चाहे सुन लीजिए भैया प्लीज, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, मान लीजिए एक बॉडी, ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो बी भी क्या करेगी, ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। यानी जितने भी फोर्स हैं, आप किसी भी सिस्टम पर कहीं पर भी फोर्स लगा लो, वो हमेशा किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। क्या आएंगे, आप अपने दोस्त को अगर घुसा मारते हो तो आपके दोस्त को चोट लगती है, लेकिन उतना ही फोर्स आपका दोस्त भी नहीं लगाता, मतलब बराबर हो गया ना, मुक्का मार दिया किसी के, बराबर हो गया भैया, जितना मैंने फोर्स लगाया उतना तूने फोर्स लगाया, कैंसिल आउट रहा है, कैंसिल आउट हो जाता है ना। ऐसे ही यही होता है कि नेचर में जब भी दो बॉडी है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, तो दूसरी बॉडी अपने आप ही क्या करती है, अगली वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगा देगी, ठीक है भैया। तो यहां पे लिखा है फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर ऑफ बॉडी, ध्यान दीजिए, ठीक है। फोर्स ऑन ए, प्लीज ध्यान दीजिए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए की वजह, ए के पे ऊपर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, बी की वजह से, वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के ऊपर जो बी फोर्स लगा रहा है, वही फोर्स क्या होगा, बी भी ए के ऊपर लगाएगा। मैंने अगर मान लीजिए अदिति के मुक्का मारा, तो मैंने अदिति के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन अदिति ड्यू टू समय, तो उतना ही फोर्स अदिति भी लगा देगी मेरे ऊपर, ठीक है, कि फोर्स ऑन समय ड्यू टू अदिति। दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल अपोजिट रहेंगे, ध्यान देंगे। एक बॉडी ये रही, दूसरी बॉडी ये रही, इनका बीच में क्या हो गया, कोलिजन हुआ, क्या हुआ, तो इसने इस वाली बॉडी पे एफबीए फोर्स लगाया। एफबीए का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू, और एफबीए का मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू, ये दोनों ही फोर्स क्या होते हैं, ये इसके ऊपर लग रहा है, ये इसके ऊपर लग रहा है, और ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। यहां पर माइनस लगा रखा है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या है भैया, अपोजिट है, किसमें है, अपोजिट डायरेक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में जब एक स्विमर जो होता है अपने हाथ को से पानी को धकेलता है, तो पानी भी क्या करता है, स्विमर को आगे की तरफ धकेलता है, देखा होगा। जब स्विमर क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो वही पानी क्या करता है, स्विमर को आगे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से वो आगे तैर पाता है। समझ गए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, भी आप देखते देखते थक जाओगे, ठीक है, आसान लॉ है, ठीक है। बस इसमें एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। कुछ बातें मैंने लिखी है, इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखना। सिंगल फोर्स नेवर एग्जिस्ट, सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता, फोर्स आएगा तो हमेशा पेयर में आएगा, एक्शन और रिएक्शन में आएगा। समझ गए, यदि आप किसी को एक चांटा मार रहे हो ना, तो उस वक्त आपको भी उतना ही फोर्स लग रहा है। वो बात अलग है कि आपने उसको सेंसिटिव जगह पे मारा है, तो इसलिए उसको ज्यादा चोट आई है, बाकी आपके हाथ पे भी उतना ही फोर्स लगा है। आपका हाथ सेंसिटिव नहीं है उसके गाल से ज्यादा, इसलिए उसके गाल पे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है और आपके हाथ पे कम इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, जो एक्शन होता है और जो रिएक्शन आता है, ये मत सोचना कि एक्शन लगाया तब रिएक्शन है, नहीं। एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, एक ही टाइम पर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक्शन लगाया उसके बाद रिएक्शन आया, नहीं, जैसी एक्शन आया उसी इंस्टेंट पर क्या हो गया, रिएक्शन आ गया। समझ गया, ठीक है। थर्ड लॉ वैलिड ऑन ऑल फंडामेंटल फोर्सेस,
फंडामेंटल फोर्स जानते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब के सब क्या भी है? फंडामेंटल फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और इन सब फोर्सेस के ऊपर अप्लाई होता है न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज पहले चार्ज के भी ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा मैग्नेट भी क्या करेगा? एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशन जितना फोर्स लगाएगी, दूसरी बॉडी पहली बॉडी के। समझ गए भैया? तो हमेशा ध्यान रखना कि फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है, वो हमेशा किसमें लगता है? पेयर में लगता है। एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन की फॉर्म में। ठीक है, बस दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। यहां पे लिखा हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। ठीक है, इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी दे कैंसल टू ईच अदर, और एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। देखिए मान लीजिए, चलो भाई मैंने एक्शन लगाया, रिएक्शन आया, मेरा मास ज्यादा था। ध्यान दीजिए भैया, सुन लीजिए। ए लड़की, मैंने एक्शन लगाया और मेरे पैर पे भी लगी बराबर चोट, लेकिन हुआ क्या कि मैं नहीं मूव किया। मेरे उस इस जो मैंने कुर्सी पे जितना फोर्स लगाया, कुर्सी ने मेरे पे भी उतना फोर्स लगाया, लेकिन मेरे फोर्स की वजह से कुर्सी तो मूव कर गई, लेकिन कुर्सी की फोर्स की वजह से मैं नहीं मूव किया। पता क्यों? क्योंकि मेरे पास इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। मेरा मास क्या है? ज्यादा है, इसलिए मेरा इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। मेरी स्टेट को चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन कुर्सी का मास क्या है? कम है, इसका इनर्शिया क्या है? तो इसीलिए इसके लिए वो फोर्स सफिशिएंट था, इसलिए इसकी स्टेट क्या होगी? कई बार आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि भैया मैं किसी चीज को फेंकता हूं फोर्स लगा के, वो तो चली जाती है, मैं क्यों रह जाता हूं जब उतना ही? तो भैया ध्यान रखना, ऑल अबाउट इनर्शिया। सबका है भैया, यहाँ पर इनर्शिया ही है। क्यों? मेरा मास ज्यादा होगा तो मैं अभी ट्रक के साथ कर लो भैया, ट्रक में लात मारो, ट्रक नहीं हिलेगा, आप हिल जाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रक आपके द्वारा लगाया गया फोर्स और ट्रक के द्वारा लगाया गया फोर्स, जो ट्रक आप पे फोर्स लगा रहा है वो आपके इनर्शिया को चेंज कर दे रहा है, आपकी स्टेट को चेंज कर दे रहा है, लेकिन आपके द्वारा लगाया गया फोर्स ट्रक के इनर्शिया को चेंज नहीं कर पा रहा। समझ गए? तो एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन हाँ कई बॉडी पे आपको इसका इंपैक्ट दिखता है, कई बॉडी पे नहीं दिखता। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, क्या ये कुर्सी जो है, कुर्सी के मॉलिक्यूल, कुर्सी किससे मिलकर बनी होगी? एटम मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल जिस फोर्स से जुड़े होते हैं उसको होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? और इसका मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो वन मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो सेकंड वाला भी क्या कर रहा होगा? वन वाले पे कर रहा होगा, लेकिन ये इंटरनल फोर्स है। ये क्या है? तो इसीलिए आपको इसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि एक ही बॉडी पे लग रहा है। कुर्सी के ही दोनों मॉलिक्यूल है, पहला दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पहले पे लगा रहा है। ये एक ही सिस्टम पे लगने की वजह से दोनों फोर्स एक दूसरे क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इसीलिए उस फोर्स का इंपैक्ट आपको नहीं दिख रहा। तो ये ध्यान रखना, इंटरनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, और उसकी वजह से आपको कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं दिखेगा। आपकी बॉडी के हर एक एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन वो कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल फोर्स कभी भी किसी की स्टेट को चेंज, समझ गए? चलो आगे बढ़े। अब आते भैया, यहां पे लिखा हुआ है नो रिएक्शन अकर इन द एब्सेंस ऑफ। जब तक आप एक्शन नहीं लगाओगे तब तक रिएक्शन नहीं आएगा, या जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तब, जब तक एक्शन नहीं होगा। ठीक है भैया, एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास पड़े हुए हैं। अ बुक कैप्ट ऑन दी टेबल, तो बुक जब टेबल पे रखी आती है तो उसका वेट जो होता है, वेट को लिखते हैं mg, मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है? एक्शन होता है, आपके बुक के द्वारा जमीन पे लगाया गया। तो बुक भी क्या, जमीन भी क्या लगाती है? उल्टा, इसे लिखते हैं आर। बोले तो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इसे नॉर्मल इसलिए बोला क्योंकि ये बॉडी की सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। समझ गए? रिएक्शन जो होता है वो किसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है? बॉडी की। और जो ये वेट होता है ना, वो जमीन की सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये ध्यान रखना, आगे आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो आर और एम जी। अगर बुक यहां पर रेस्ट में है, क्या है? बुक रेस्ट में है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर में, लेकिन दोनों अपोजिट है, इसलिए यहां पे क्या लगा दिया? ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अभी कुछ मत करना, जो ये नोट्स भेज रहा हूं केवल इसको ही पढ़ना। क्वेश्चन मैं दो कब बोला, सोमवार से कब बोला ना क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो सोमवार से 8:30 बजे ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए सबको ज्वाइन करना उस वाले बैच को। ठीक है, हो सकता है थोड़ा पहले कर दूं,
तो आपकी मर्जी, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आ सकते आ जाना। बाकी आपको लेनी है, कंपलसरी क्लास लेना, ठीक है। लड़कियां तो मैक्सिमम ऑनलाइन ले जाना बेटर रहेगा, वरना उनके घर वाले टेंटा क्रिएट करेंगे खाना, ठीक है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो ऊपर वाला लगने वाला फोर्स बराबर में नीचे लगने वाला फोर्स, ठीक है। आर इक्वल्स टू में एम जी माइनस क्यों लगाया, क्यों लगाया आपकी आर एम जी के आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आर ऊपर लग रहा है, एम जी कहां लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। उस अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। चलो वाइल वॉकिंग, वाइल वी वॉकिंग आएगा, ठीक है। वी वॉकिंग वी प्रेस द ग्राउंड, हम क्या करते हैं भैया, ग्राउंड को प्रेस करते हैं। जो प्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं भैया, एक्शन कहते हैं, ठीक है। विद अवर फीट स्लाइटली स्लैंटेड, थोड़ा सा मुड़ा हुआ, ऐसा फिट होता है ना आपका, ऐसा स्लैंटेड यू करके आगे बढ़ते हो तो ऐसे ही करते ना, एडी, एडी से दबाते जमीन को, एडी से दबाने का मतलब जमीन को प्रेस कर रहे हैं। और प्रेस करना क्या कहलाता है, एक्शन, क्या कहलाता है, एक्शन, ठीक है भैया। इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ग्राउंड हमें क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। अब देखो कैसा होता है, तो यहाँ पर थोड़ा रिजोल्यूशन यूज हुआ है, और आपको इतना, खैर पैर ज्यादा मेरा अच्छा नहीं बन पाया, बाकी भावनाओं को समझना, ठीक है। सॉरी, ये आपने क्या किया, ग्राउंड को प्रेस किया, तो ये क्या हो गया, एक्शन, क्या आ गया। तो बिल्कुल अपोजिट में क्या आता है, रिएक्शन। जमीन के साथ इस रिएक्शन ने कितना एंगल रखा है, थीटा, तो भैया जिसके साथ थीटा बनता है तो ये रिजॉल्व होकर क्या होगा, रिएक्शन कॉस थीटा, ठीक है भैया। अच्छा, आदमी का वेट क्या होता है, नीचे लगता है, खैर वो नीचे वेट नीचे लगता है, आदमी के पैर का वजन जो होता है वो नीचे लगता है ऐसा, तो इस वेट का जो रिएक्शन होता है वो एन ऊपर जाता है, और इस रिएक्शन का जो कंपोनेंट हुआ रिएक्शन साइन थीटा वो ऊपर गया। नहीं समझे, देखो यहां पर वो चीज नहीं बनाई है मैंने, ये आपने क्या लगाया, एक्शन, ये क्या आ गया, क्योंकि रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब इसको जमीन के साथ रिएक्शन कितना एंगल मारा है, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन कॉस थीटा, और ये क्या होगा, रिएक्शन साइन थीटा, समझ में आ गया। अच्छा, आदमी का वेट कहां लगता है, नीचे, तो वेट क्या है, जमीन के ऊपर एक्शन, वेट भी एक्शन है, तो उसका भी क्या आएगा, रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम क्या लिखते हैं, आर। तो ऊपर के दोनों कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ऐसा होता कि ये दोनों ज्यादा होते और ये कम होता, तो आप आसमान में उड़ रहे होते, और ये कम होता, ये दोनों का सम कम होता, और ये ज्यादा होता तो आप कहां चले जाते, जमीन में। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब ना तो आप आसमान में जा रहे हो ना जमीन में जा रहे हो, इसका मतलब ऊपर वालों का सम नीचे वाले का क्या होता है, बराबर आता है। अगर आपका ये वाला फोर्स पीछे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आदमी क्या होता है, इफ रिएक्शन cos थीटा ग्रेटर देन फ्रिक्शन, देन पर्सन मूव्स इन, आगे की तरफ जाता है, समझ गया। फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे, और रिएक्शन cos थीटा, ये तो कैंसिल हो गए, ये दोनों मिलकर के रिएक्शन साइन थीटा और आर किसके बराबर हो गया, mg के। तो इन्होंने एक दूसरे क्या किया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों कर दिया, क्योंकि हम जानते भैया अगर ऊपर वाले दोनों ज्यादा होते तो आदमी आसमान में चले जाता, नीचे वाला ज्यादा होता तो आदमी जमीन में गिर जाता। ऐसा होता है क्या चलते वक्त, जमीन में घुस जाती है क्या तू, नहीं होता ना ऐसा। इसका मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट बराबर में नीचे वाला कंपोनेंट, अगर ये वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो आदमी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। गाड़ी वाड़ी में भी ऐसे ही होता है। अभी एक और करोगे, आगे देखना, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ जाता है कि भैया जब आप सैंडी और स्लिपरी रोड पे चलते हो तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेत पे चल लेगी आराम से, नहीं चल पाएगी, बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। स्लिपरी रोड पे भी आप, जो चिकनाई रोड होती है या कीचड़ वीचड़ वाली जगह होती है, वहां पर भी आप अच्छे से चल पाते। क्यों, क्या क्या दिक्कत आ गई, बड़ी सिंपल सी दिक्कत है। जब आप पैर को स्लैंड करते हो ना, पहले मैं स्लिपरी रोड की बता रहा हूं, ठीक है, दोनों का रीजन एक ही है लेकिन दोनों में थोड़ा मैकेनिज्म अलग अलग होता है। स्लिपरी रोड पे जब आप पैर को स्लैंड करते हो तो पैर आपका क्या होता है, फिसल जाता है। इस फिसलने की वजह से आपका एक्शन प्रॉपर नहीं लग पाता, और जब आपका एक्शन प्रॉपर नहीं लगेगा तो रिएक्शन प्रॉपर, और उसी की वजह से तो आप चलते हो। तो जब वो प्रॉपर नहीं आ रहा तो चल कैसे पाओगे। आप रेत की बात सुन लीजिए, जब आप रेत में चलते हो, कल मैंने इंपल्स बताया था, इंपल्स बताया था, तो भैया जब आप रेत में चलते हो तो आपका पैर क्या होता है, रेत में थोड़ा धंस जाता है, जिससे टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। रेत पे आपने पैर रखा, फिर आपने दबाया तो रेत धंस गई, इसकी वजह से टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। और टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ने पर फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। अप्लाइड फोर्स ही क्या होता है, एक्शन
तो जब अप्लाइड फोर्स कम हो गया तो रिएक्शन भी क्या आएगा, कम आएगा, इसलिए आपको चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। स्लिपरी और सैंडी रोड का यही रीजन होता है कि दोनों केस में आप एक्शन सही से नहीं लगा पाते, इसकी वजह से रिएक्शन सही से नहीं आ पाता और आप अच्छे से चल नहीं पाते। क्या मोटी हंस क्यों रही है? ये बनाया बड़ी मेहनत से, बनाया आज ही बनाया घोड़ा, हंस रही है। तू आगे बैठती, कोई और बैठेगा तो उसे गुजरना पड़ेगा। देखिए मनराज जी के मारो, मनराज जी तो गुंडे हैं, बंदूक लाते अपने साथ, ठाई से मार देंगे। देखिए भैया, इसे कहते हैं हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम। हॉर्स मतलब घोड़ा, कार्ट मतलब गाड़ी। देखिए अभी जो घोड़ा गाड़ी चलती है ना, पहले ये एससी वर्मा का एक क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे उठा के डाल दिया क्योंकि इसका एग्जांपल बड़ा प्यारा एग्जांपल है, यहाँ से आपको एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट भी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा घोड़ा गाड़ी चलती किस वजह से? बहुत सारे फोर्स लगते हैं घोड़ा गाड़ी में, लेकिन चल किस फोर्स की वजह से रही है? तो भैया ये समस्या है, इसी जानने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया सुंदर सा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, पहला देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, सुन लीजिए। सबसे पहले घोड़े ने जमीन को क्या किया, प्रेस किया, क्या हो गया ये, एक्शन। जमीन ने क्या लगा दिया, रिएक्शन ने थीटा एंगल बनाया जमीन के साथ, बोला तो रिएक्शन को रिजॉल्व कर क्या हुआ, रिएक्शन। और रिएक्शन घोड़े का खुद का वेट है, बोलो तो mg, mg बोलो तो वेट ऑफ घोड़ा। और घोड़े का वेट क्या होता है, जमीन के ऊपर एक्शन होता है, तो उस एक्शन का भी क्या होता है, रिएक्शन। ये रहा रिएक्शन ऑफ वेट, वेट का रिएक्शन हो गया। अच्छा देखो घोड़ा आसमान में उड़ता है, जमीन में घुस जाता है, नहीं होता ना, तो इसका मतलब ऊपर के जो दोनों कंपोनेंट हैं वो घोड़े के वेट के बराबर आएंगे। ठीक है, अभी केवल ये बचा, भी इसे बाद में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखो कार्ड, जो रस्सी से बना होता है घोड़ा, उस रस्सी पे खिंचाव लग रहा होता है, खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। और एक सिंगल रस्सी पे दो दो टेंशन आते हैं, क्योंकि रस्सी को जितना आगे खींचा जाता है, रस्सी उतना ही क्या करती है, खुद को पीछे भी खींचती है। जैसे मान ले रस्सी है, ठीक है, जैसे मैंने तेरी चुटिया खींची, मैंने नहीं, मान ले तेरी किसी लड़की से लड़ाई हुई, तेरी चुटिया खींची, तो जितनी फोर्स से चुटिया खींच रही है, तेरी चुटिया भी उससे क्या कर रही है, उतनी फोर्स से खींचती है। यानी ये टेंशन क्या है, ये एक्शन हो गया, ये क्या हो गया, रिएक्शन। लेकिन ये एक ही रस्सी पे लग रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटरनल फोर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो टेंशन क्या होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल। और इंटरनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। टेंशन ने क्या किया, काटा पीटी कर दी एक दूसरे के साथ। अब देखिए घोड़े का ये कार्ट का वेट क्या है, mg, वेट ऑफ कार्ट, CART कार्ट। ये क्या है, रिएक्शन ऑफ कार्ट, जो कार्ट का वेट एक्शन हुआ, और ये कार्ट का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। और ये क्या, आपको कोई भी चीज चलती है तो क्या लगता है, फ्रिक्शन। अब देखो मैंने कहा इसने इसको काट दिया, टेंशन ने टेंशन को काट दिया, और ये दोनों कंपोनेंट ने मिलकर के mg को बैलेंस कर दिया। अब बचा क्या अपने पास, एक ये कंपोनेंट बचा, एक फ्रिक्शन बचा, समझ गए? तो अगर मैंने बोला कि अगर mg cos थीटा किससे ज्यादा होगा, फ्रिक्शन से, तो घोड़ा मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कितने फोर्स से, कितने एक्सेलरेशन से? तो कई बार बोला जाता भैया बताओ घोड़े का एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास, यही तो होता है। अब बताओ घोड़े को कौन से फोर्स चला रहा है, ये फोर्स चला रहा है, बोला हाँ, लेकिन ये फोर्स अपोज कर रहा है, तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स क्या होगा, एक फोर्स 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, टोटल फोर्स क्या होगा, बताओ ना, 4 माइनस 2। ये आगे लग रहा है फोर्स, ये पीछे लग रहा है फोर्स, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है, रिएक्शन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन। रिएक्शन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाती, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए हमने क्या किया, टोटल फोर्स किया पहले क्या लिख दिया, रिएक्शन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन। और पूरे सिस्टम का मास कितना है, इसका मास क्या है, कैपिटल एम, इसका मास क्या है, टोटल पूरे सिस्टम का मास क्या होगा, कैपिटल एम प्लस ये पूरे कार्ट का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ये एससी ब्रह्मा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे देख करके इस फिगर को देख करके डर जाते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूं, जिस बच्चे ने ना फिजिक्स से देख के देखो साहब लिख रखा है कि भैया ये बराबर में ये नो एक्सेलरेशन, मतलब इसकी वजह से कोई मोशन नहीं होगी, टेंशन ने टेंशन कैंसिल कर दिया, नो एक्सेलरेशन। ठीक है, आर ई यानी आर सी और एम जी, कार्ट का रिएक्शन और एम जी दोनों एक दूसरे के बराबर है, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। बहन वहां पे मिली हो ना, अंकित की क्लास नहीं है क्या आज? तो फिर साथ भी तो मेरी क्लास है ना,
मेरी कब आए थे? इसके लिए में किसकी क्लास आप दे? तो इसके तो 6 बजे बोलना। मैं अनपढ़ है क्या? गेट बंद कर दे। इतनी देर में आई, इतनी जल्दी आई तो सब कुछ सुन। बहन तो 7 भी आती, फिर तू 7 भी आ जियो। सन में कुछ नहीं आएगा, मैंने जो मेन था वो सब बेसिक निकल चुका है। बताओ भाई बताओ। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था यहाँ पे आधे घंटे से मैं। समझ गए भैया? तो ये सबने क्या किया? सब कैंसिल हो गए। बचा था केवल रिएक्शन कॉस थीटा और फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स जिसकी वजह से, अगर मैंने बताया रिएक्शन कॉस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो कार्ड क्या होगा? आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। नीचे निकाल रखा है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब आते भैया सेकंड लॉ इज रियल लॉ। मैं बता रहा हूँ 100% आएगा एग्जाम में, 100% आएगा। मैं सरकारी स्कूल की गारंटी ले सकता हूँ, प्राइवेट स्कूल की गारंटी नहीं ले रहा। सरकारी स्कूल में 100% आएगा। सेकंड लॉ इज रियल लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है? तो भैया इसका बेसिक रीजन है कि भैया सेकंड लॉ कंसिस्ट विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट और थर्ड लॉ दोनों ही होते हैं, इसलिए हम इसको रियल कहते हैं। चलो प्रूफ करते हैं फर्स्ट लॉ का प्रूफ, कि सेकंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ है कहां पे और सेकंड लॉ के अंदर थर्ड लॉ है कहां पर, ठीक है। तो दोनों का प्रूफ करते हैं। पहले कहते हैं यहाँ पे लिखा है सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। तो क्यों कहते हैं भैया? बिकॉज इट कंसिस्ट विद फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन में फर्स्ट और थर्ड लॉ आ जाते हैं सेकंड के अंदर। चलो भैया देखते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ। एकदम साधारण लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हमें फोर्स का फॉर्मूला था, याद है नहीं? याद है? मास इनटू में एक्सेलरेशन, याद है? सेकंड लॉ बताता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगी? बॉडी एक्सेलरेट करेगी। फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेट, मास तो हो गई ना उसके पास। यानी फोर्स का संबंध सीधा किसके साथ जाता है? एक्सेलरेशन के साथ। समझ गया? तो मैंने क्या दिया भैया? ये तो सेकंड लॉ है। ये क्या है? अभी सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। मैंने बस इतना कह दिया भैया फोर्स जीरो है। गलती से क्या कह दिया? फोर्स जीरो है। तो भैया अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं, मैंने इस कुर्सी के ऊपर फोर्स नहीं लगाया तो फोर्स जीरो है। लेकिन अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब कुर्सी के अंदर क्या हुआ? क्या इसका मास जीरो है? क्या जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या जीरो होगा? तो फोर्स जीरो करते के साथ ही समझ जाना भैया क्या जीरो है भैया? एक्सेलरेशन जीरो है। तो हमने क्या दिया भैया? फोर्स जीरो, तो देन मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हर बॉडी के पास अपना मास रहेगा। क्या जीरो होगा? और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता है? आदित्य आप बताओ। नहीं फोर्स नहीं लग रही, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होगा? आपके पापा एक्सेलरेटर कब नहीं देते गाड़ी का? जब उनको स्पीड कांस्टेंट रखनी होती है या स्पीड बढ़ानी होती है। एक्सेलरेटर कब देते हैं आपके पास? जब स्पीड बढ़ानी होती है। एक्सेलरेटर कब कम करते हैं? अब जब कुछ नहीं करना तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब स्पीड चेंज। समझ गई? इतने प्यार से बताया था मैंने आपको, याद है? ठीक है। तो एक्सेलरेशन नहीं देने का मतलब है कि वेलोसिटी, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी अपॉन में डी होता है, ये तो ना एक्सेलरेशन डीवी अपॉन में डी। तो इस dt को इधर ले आओ तो क्या हुआ? इस dt को इधर ले आओ तो क्या हुआ? जीरो हो गया। ये जीरो हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जीरो हो गया। यानी dv इक्वल्स टू क्या हुआ? जीरो। यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है? जीरो। और चेंज इन वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस। तो भैया वेलोसिटी का चेंज जीरो, इसका मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी बराबर में, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब इनिशियल बराबर में मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यही तो कहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहता है यदि फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी की वेलोसिटी कभी चेंज। हमने किससे स्टार्ट की थी? फर्स्ट सेकंड लॉ से। हमने क्या लिया? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में, बस क्या बोला भैया? फोर्स जीरो है तो मास जीरो नहीं होगा। क्या जीरो का? एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब बॉडी अपनी स्टेट चेंज, बॉडी अपनी वेलोसिटी चेंज, बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज। यही तो कहता है सेकंड फर्स्ट लॉ। यदि फोर्स जीरो हो जाए तो बॉडी कुछ भी चेंज नहीं करेगी। बॉडी कुछ भी चेंज, ना स्पीड चेंज करेगी ना डायरेक्शन चेंज करेगी। समझ गया? फर्स्ट लॉ ही तो है। तो इसका मतलब सेकंड लॉ में कौन है? फर्स्ट लॉ। छोटी सी कंडीशन। अब आ रहे हैं थर्ड लॉ, प्रूफ ऑफ थर्ड लॉ। समझ गया? और ये आएगी, आएगा मैं बता दे रहा हूं। अभी 4 बार बोल दियो, 4 बार बोल दियो तो एक बार तो आएगी। देखिए प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ, ये भी बड़ा प्यारा सा है, ठीक है। क्या कहता है भैया? दो बॉडी है, इन दोनों बॉडी की आपस में क्या हुई? टक्कर हुई। टक्कर हुई तो एक बॉडी दूसरी पे लगाएगी फोर्स और दूसरी वाली बॉडी लगाएगी ना। पता है थर्ड लॉ में कहता है, ठीक है। हम जानते भैया कोलिजन हुआ है। क्या हुआ इनके बीच में? और कितने टाइम के लिए?
डेल्टा टी टाइम के लिए। कितना टाइम के लिए? अच्छा, यदि मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है। तो इस बॉडी पे भी फोर्स लगा है और इस बॉडी पे भी फोर्स लगा है। इस पे कौन सा फोर्स लगा है? एफ ए। और इस पे कौन सा फोर्स लगा है? एफ बी। तो ये एफ बी जो होगा वो इस बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा और एफ ए जो होगा वो इस बॉडी का मोमेंटम चेंज करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो आप देखिए भैया, वही लिखा है नीचे। सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन ए किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए। ये था ना, फोर्स किसके बराबर था? डेल्टा पी अपॉन में, अगर ए पे फोर्स की बात करो तो मोमेंटम भी किसका चेंज हो रहा है? ए का। और अगर मैं फोर्स बी की बात कर रहा हूं तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है भैया। अब हमने क्या किया, ये तो सेकंड लॉ है। ये क्या है? सेकंड लॉ। ये तो कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, या आप नॉर्मली कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक ही बात है, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ए पे लगने वाला फोर्स किसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा? ए के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। इसको घुसंड मारिए खींच के, इसके पीयूष के पीयूष को, इसके ज्यादा क्या चक्कर आ रहे हैं क्या तेरे? यूं कर रहा है, ढंग का मुंह कर ले, डर रहा है यहाँ पे, डर लग रहा है मुझे, मिर्गी आने वाली है इसके। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है उसमें भी इसका जमाई आ रही है। सैंड नोट में पड़ता है, उसको डर नहीं है फेल होने का। नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, उससे भी गंदा कर रहा था वो। क्या कर रहा है? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। अरे भाई इतना अच्छा नहीं है वो कि इसको फील आया। ठीक है, तो ए पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा? बोल बे जस्सी। ए पे लगने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए के बराबर होगा। बी पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी के बराबर। ए पे लगने वाला फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, बी पे लगने वाला फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। अब दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ये भी यहाँ पे सेकंड लॉ चल रहा था ना, अब हमने क्या किया? इनको ऐड कर दिया। कर दिया ऐड, इसको इसको, और आपको पता है ये इसके नीचे डेल्टा डी था, इसके नीचे भी डेल्टा डी था, वो कॉमन निकाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लॉ आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, इफ एक्सटर्नल फोर्स, देखिए यहां पर जो दोनों बॉडी टकरा रही हैं, एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है, दूसरी बॉडी पहले वाली पे लगा रही है, कोई बाहर से फोर्स लग रहा है क्या? वो आपस में ही तो लगा रही है, बाहर से कोई फोर्स। तो एक लॉ पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ा था? इफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? जीरो के। किसके बराबर होता है? यहां पर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, जो बॉडी ने लगाया एक दूसरे पे ही लगाया, बाहर से कोई फोर्स। तो भैया ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी और ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ दोनों के अंदर चेंज का सम क्या आएगा? जीरो, अकॉर्डिंग टू एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या होता है भैया? मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए प्लस टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी का सम क्या आएगा बेटा? जीरो आएगा। यानी पूरी टर्म क्या होगी? काटा पीटी कर दो, खत्म कर दो, जीरो। क्या होगी? ये जीरो। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होगा? जीरो। तो ये पूरी टर्म क्या होगी? जीरो। तो ये इधर ही ले आओ इसको, तो क्या एफ ए इक्वल्स टू में ये क्या है? थर्ड, फोर्स ऑन ए इक्वल्स में फोर्स ऑन बी, बट नेगेटिव इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में बात नहीं? तो हमने किससे स्टार्ट किया था? दो बॉडी को टकराया, ए ने बी पे ऊपर फोर्स लगाया, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया। ए के ऊपर जो फोर्स लगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए के बराबर आया, बी पे जो फोर्स लगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी के बराबर आया। दोनों को ऐड किया, टी कॉमन लिया, हमें पता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी का सम क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आ गया थर्ड लॉ। कोई दिक्कत तो नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है भैया, इसके थ्रू जितने भी होंगे ना, जितने इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो यही होंगे। अब आपको सबको पता होगा, ठीक है, ये घर गृहस्थी की बात नहीं है, ठीक है, पंचायत कर रही है, घर गृहस्थी की बात बोले तो ठीक है। देखिए, एक मास है m, एक मास है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और दूसरा फोर्स लग रहा है। मैंने कहा F1 F2 से ज्यादा है, कौन ज्यादा है? तो ये बॉडी कहां भागेगी? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट वाला फोर्स क्या है? ज्यादा है।
समझ गया? तो अब देखिए कुछ नहीं किया मैंने, बस आपको पता है, इधर देख ले, इधर देख रही है, घुसंड मार दो तेरे खींच के। नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी के ऊपर? जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट फोर्स होता है दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो कौन ज्यादा है यहाँ पर? तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? और ये ध्यान रखना, नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या ही है? और नेट फोर्स की वैल्यू क्या ही है? तो F1 माइनस F2 किसके बराबर होगा? तो दिक्कत तो नहीं है। ये अगर आपको याद है तो आपके सारे क्वेश्चन यहां से होने चालू हो जाएंगे और आगे जो भी डेरिवेशन आएगी सब हो जाएगी। ठीक है? नेट फोर्स बराबर में मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? अब सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है लिफ्ट प्रॉब्लम। आप लिफ्ट देखे आपने कभी? अत्ती कैसी होती है? चलो नहीं देखी तो स्किल यार्ड पे आना, मैं आपको लिफ्ट में झुला भी दूंगा। ठीक है? 3rd फ्लोर पे आती है वो, हमारा है 2nd फ्लोर, लेकिन वो सीधा लिफ्ट कहाँ जाती है? 3rd पे, क्योंकि वो पैसे देते हैं ना लिफ्ट के, हम नहीं देते पैसे। ठीक है? लेकिन हम फिर भी इतना है कि 3rd फ्लोर पे आते हैं, फिर 3rd फ्लोर से 1 फ्लोर नीचे आते हैं। तो हम जीने तो उतरना ज्यादा आसान होता है ना एज कम्पेयर टू चढ़ना। ठीक है? तो जब आप लिफ्ट में बैठोगे, कभी बैठोगे गलती से बैठ गए तो भैया, जब लिफ्ट ऊपर जाती है एकदम उसी सडन, जब देखना एकदम से लिफ्ट जैसे ऊपर जाएगी तो आपको भारीपन सा महसूस होता है एकदम, थोड़े एक ही मूवमेंट के लिए होता है। नहीं अरे लिफ्ट होती है बेटा, वो तुमने देखी हुआ तो लगा, होती है लिफ्ट होती है। ठीक है? ठीक है? तो जैसी लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट करती है उसी वक्त आपको भारीपन महसूस होता है, और जब लिफ्ट नीचे आती है ना तो आपको बड़ा हल्कापन सा महसूस होता है एकदम। क्यों होता है? नहीं देखा? महसूस किया है ना? ये महसूस किसने किसने किया? जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो थोड़ा भारी सा लगता है और थोड़ा हल्कापन आता है नीचे आते हो। सबने किया है ना सबने? लिफ्ट देखी है? नहीं देखी तो भैया किसी मॉल में चले आना, फ्री में होता है, फ्री में होता है ये सब। अरे मेट्रो में चले जाइए यार, उसमें टिकट नहीं लगती। ठीक है? तो मेट्रो में देख लेना, मेट्रो में एक्सपीरियंस भी कर लेना। होता क्या है भैया, जब ऊपर जाती है तो आपको भारीपन महसूस होता है, जब नीचे आती है तो आपको हल्का महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? चलो भैया, ये क्या है? रियल वेट। क्या लिख रहा हूं मैं? रियल वेट किसके बराबर होता है? mg। आपका मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रियल वेट होता है, जो आपका एक्चुअल वेट है उस जगह पर। ठीक है? और एपरेंट वेट क्या होता है? n और r। जो उस वेट का रिएक्शन आता है उसको एपरेंट वेट कहते हैं। ठीक है? आपको जो महसूस होता है, आप तराजू पे खड़े होते हो, तराजू आपका वजन बताता है, तो एक्चुअल में वो रियल नहीं बता रहा, mg नहीं बता रहा। वो पहले आपने अपना वेट रखा, उस वेट का जो रिएक्शन आया वो आया आपके तराजू के ऊपर। ठीक है? अब वो इसका मतलब वो तराजू का जो वेट अलग होता है, mg अलग होता है, और रिएक्शन जो होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो जाता है। अब देखिए कैसे। ठीक है? ऊपर वाला फॉर्मूला लगा, पीछे क्या लिखा था? नेट फोर्स बराबर में एम ए, मास इंटू में एक्सेलरेशन, है ना? अब देखिए केस फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और कई सारे क्वेश्चंस भी है इसके ऊपर। ठीक है? mg क्या है? रियल वेट है, और r और n क्या है? एपरेंट वेट है। n और r यूज करता हूं रिएक्शन के लिए, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए n यूज करता हूं, नॉर्मली रिएक्शन के लिए मैं क्या करता हूं? r यूज कर लेता हूं। ठीक है? केस पहला है, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। आपकी जो लिफ्ट है वो कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। कहां जा रही है? कितने एक्सेलरेशन से? a से। कितने जा रही है? ऊपर जा रही है। कितने एक्सेलरेशन से? a से। अब देखिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, ये बंदा खड़ा हुआ है इसके अंदर, इसका मास क्या है? कैपिटल एम है। क्या है? इसका वेट क्या होगा? mg। इसे रियल वेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ध्यान रखना। और इस वेट क्या होता है? एक्शन होता है, तो इसका रिएक्शन क्या हो गया? r हो गया। समझ गया? अगर ये लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है, तो भैया आपको पता है कि भैया, हाँ ये देखा ना, अभी ये तो खैर साइड में रखते हैं। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू में। अच्छा, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स किसके कहां कितना लग रहा है? एक फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। एक फोर्स कहां लग रहा है? तो नेट फोर्स कितना होगा?
आर माइनस एम जी या एम जी माइनस आर? आर माइनस एम जी क्यों बोला? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। बॉडी ऊपर जाने का मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या है? बड़ा है। नीचे वाला फोर्स क्या है? नीचे वाला जाता तो बॉडी कहां जाती? तो यहां पर जो नेट फोर्स होगा क्या होगा? आर माइनस एम जी के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? मास इनटू में एक्सेलरेशन के। अब एक चीज देखिए, आर को यहीं पे रखिए और एम जी को उधर ले आइए, तो आर इक्वल्स में क्या होगा? एम जी प्लस, अच्छा आर क्या है? एपरेंट वेट क्या है, और एम जी क्या है? अब एक बात बताओ कि अगर मुझे एपरेंट वेट को रियल वेट के बराबर करना, बराबर लगा ना, तो मुझे रियल वेट में एक टर्म जोड़नी पड़ रही है, एम ए। अच्छा आप किस साइड में जोड़ते हो? जो साइड कम होती है, जो साइड ज्यादा होती है? जो साइड कम होती है। ये ध्यान रखना, सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुन लो ये लड़की, ये क्या है? रियल वेट है। ये क्या है? अगर रियल वेट को एपरेंट वेट के बराबर करना है तो रियल वेट की तरफ क्या करना पड़ेगा? मुझे एक चीज जोड़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिफ्ट आपकी ऊपर जाती है तो आपका जो एपरेंट वेट होता है वो रियल वेट से क्या होता है? ज्यादा या कम? ज्यादा होता है। वैसे भी आपको पता है आर ज्यादा है ना, बॉडी आ रही है ऊपर, तो आर ज्यादा है, इसका मतलब आपका एपरेंट वेट क्या है? ज्यादा है। और रियल वेट क्या है? इसलिए आपको लगता है भारीपन जब लिफ्ट कहां जाती है? ऊपर। क्योंकि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो ऊपर वाला फोर्स क्या होता है? ज्यादा। नीचे वाला फोर्स क्या होता है? कम। तो कितना ज्यादा होता है? तो ये क्या है? एपरेंट वेट। अगर इसको निकालना तो आप रियल वेट में क्या करो? एम ए जोड़ दो। क्या करो? बाकी आपको पता ही है किस तरीके से आएंगे, है ना। नेट फोर्स, नेट फोर्स बराबर में क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो नेट फोर्स क्या होगा? आर माइनस एम जी बराबर में क्या हो गया? एम ए। तो आर की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो? एम जी प्लस एम ए कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस केस में एपरेंट वेट क्या होगा? मोर होगा, और रियल वेट क्या होगा? लेस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब आपको हल्का हल्कापन महसूस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर नीचे आ रही है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? एम जी या आर? एम जी क्या है? रियल वेट है। आर क्या है? बॉडी कहाँ आ रही है? तो यानी ये वाला रियल वेट ज्यादा होगा, जो आपको महसूस होगा, जो आपको महसूस होता है वो एपरेंट वेट होता है, वो क्या होगा? कम होगा। इसलिए आप जब नीचे आते हो ना तो आपको हल्का पन महसूस होता है, क्योंकि जो आपको महसूस हो रहा है यानी एपरेंट वेट है वो क्या होता है? कम हो जाता है। और रियल वेट क्या होता है? ज्यादा। अच्छा आप देखो कितना वेट, एपरेंट वेट की वैल्यू क्या होती है, इसको निकालना है। तो आपको पता है नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? एम जी माइनस, क्यों? क्योंकि भैया आपको बॉडी नीचे आ रही है, एम जी क्या होगा? ज्यादा। एम जी माइनस आर। तो अगर आपको आर निकालना है तो एम ए को इधर ले जाओ और आर को इधर ले आओ, तो आर को इधर ले गए तो आर क्या हो गया? प्लस, और एम इधर आया तो क्या हो गया? तो आर इक्वल्स में एम जी माइनस। इस केस में आपका एपरेंट वेट क्या होगा? लेस होगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। और रियल वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए भैया? अब एक और केस आता है जब दोनों बराबर होते हैं। आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि भैया सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब लिफ्ट चलने लगती है तो आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो अब कम नॉर्मल होता है पता है? जब आपकी लिफ्ट की वेलोसिटी होती है कांस्टेंट आ जाती है। क्या होती है? जैसी लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, जैसी आपकी लिफ्ट की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। लिफ्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बॉडी कहीं पर भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नीचे आ रही चाहे ऊपर आ रही हो, उस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा आपका बॉडी का? जीरो। तो नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू में नेट फोर्स क्या लग रहा है? बॉडी ऊपर जा रही है तो आर माइनस एम जी कर देना, और बॉडी नीचे आ रही है तो एम जी माइनस आर कर देना। ये अप्रेंट, तो यहाँ पे हम बॉडी को इसको ले जा रहे हैं ऊपर, तो क्या होगा? अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो क्या होगा? आर माइनस नेट फोर्स की यहाँ पे क्या होगा? आर माइनस एम जी। और आपको पता है इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो तो क्या हुआ? जीरो। तो इस केस में एम जी इधर आएगा तो क्या होगा? आर इक्वल्स टू में एम जी आएगा। ये क्या है? एपरेंट वेट है। ये क्या है? तो जब लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट आती है, एक्सेलरेशन जीरो आता है, उस केस में आपका रियल वेट एपरेंट वेट के बराबर होता है। अगर आपको ये करना तो एक बैलेंस ले आना, तराजू, उसके ऊपर खड़े रहना। जैसी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको रीडिंग ज्यादा मिलेगी, फिर थोड़ी बात क्या होगी? नॉर्मल हो जाएगी। और जैसे आपकी लिफ्ट नीचे आएगी तो क्या होगी? एकदम से वेट कम होगा, फिर दोबारा जाके क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आसान है। बस इतना ध्यान में, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, या ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स। कब करोगे? जब ऊपर वाला ज्यादा होगा।
नीचे वाला, और नीचे का फोर्स माइनस ऊपर का फोर्स कब होगा, जब नीचे वाला ज्यादा और ऊपर वाला, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, क्या कहता है भैया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है भैया कि यदि आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे, अच्छा सुन लीजिए बेटा, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, कंजर्व, कंजर्व मतलब कांस्टेंट, कंजर्व मतलब, अच्छा देखिए फोर्स हम एक्सटर्नल क्या रख रहे हैं, जीरो, और एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो ये अगर जीरो है, ये अगर जीरो, तो ये भी क्या होगा जीरो, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो डेल्टा टी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, तो डेल्टा पी बराबर में जीरो जाएगा, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम जीरो आ रहा है, यानी मोमेंटम चेंज, मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या हुआ, मोमेंटम चेंज को क्या लिखते हो, फाइनल माइनस, यानी इस केस में फाइनल और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बराबर रहेगा। यानी अगर आपका फोर्स नहीं लग रहा, कौन सा फोर्स, तो बॉडी का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये अपने आप टकरा गई, मैंने कोई फोर्स लगाया, तो इनका मोमेंटम जो अभी है वही बाद में रहेगा, लेकिन मैंने बाहर से फोर्स लगा के टकराया, तो अब क्या होगा, इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो समझ गए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आता प्रूफ, बहुत प्यारा प्रूफ है ये, और एकदम साधारण प्रूफ है। क्या प्रूफ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बाय न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या प्रूफ करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या प्रूफ करना है, न्यूटन के थर्ड लॉ इस्तेमाल करते हुए। तो हमने वही तो बॉडी लिया, दोनों बॉडी को टकरा दिया, बी ने क्या लगाया, एफ ए फोर्स लगाया ए पे, और ए ने क्या लगाया, एफ बी फोर्स लगाया किसके ऊपर, बी के ऊपर। अच्छा अब आपको पता है, ये देखना ठीक है, तो मुझे पता है एफ बी किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन बी किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, ए पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली को, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया क्या होगा, एफ ए प्लस एफ बी, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा डी, डेल्टा पी भी अपॉन में डेल्टा डी। अच्छा आपको पता है भैया ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होती है और अपोजिट होती है, ये दो होगा तो ये क्या होगा -2, ये 4 होगा तो ये क्या होगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे ना, कर देंगे कैंसिल, तो भैया क्या आ गया, जीरो। अब डेल्टा टी दोनों में से कॉमन ले लो तो इधर आ गया, ठीक है, और ये इधर आ गया तो ये क्या हुआ, ये इधर आ गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, जीरो, यानी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ, दोनों का सम क्या आ गया, यही तो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना है तो देखिए क्या होगा, इसको क्या लिखे, डेल्टा, डेल्टा पी को क्या लिखे, इन फाइनल मोमेंटम ऑफ ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ डेल्टा, डेल्टा पी है मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ ए और इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, डेल्टा पी बी को क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, ठीक है भैया। अब ये इनिशियल वाली चीजों को उधर ले आओ, जब ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा तो दोनों क्या होंगे, प्लस में जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तो ये क्या हुआ, उधर जा, मैंने उल्टा लिख दिया वैसे तो, है ना, इसको और इसको उधर ले गए तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस में हो गए, और ये इधर रहे ये दोनों क्या हो गए ऐसे, यानी क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बराबर में फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, यानी ये तो कुर्सियां जो है इनका अभी जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम का सम जो होगा टकराने के बाद भी क्या होगा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बराबर ही आएगा। हाँ ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं कि दो बॉडी है, एक बॉडी का मोमेंटम 4 है, दूसरे का क्या है 6 है, दोनों का कुल मोमेंटम क्या है 10, 4 और 6 10 होते हैं, टकराने के बाद हो सकता है इसका 8 हो जाए और उसका क्या हो जाए 2 हो जाए, लेकिन अभी भी सम क्या आएगा 10 ही आएगा। ये कब तक आएगा, जब तक कि आप बाहर से कोई फोर्स, जैसी बाहर से फोर्स लगाया वहां पे मामला क्या होगा, खराब हो जाएगा, समझ गए। तो मोमेंटम क्या होगा 10 से ज्यादा हो जाएगा फिर,
जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तब तक सम क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बेटा सबसे खास आ रहा है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ, ठीक है, थर्ड लॉ किससे निकालना मुझे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से। तो ये ज्यादा आता है इसे ध्यान रखना, आपको थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ड्राइव करना है। क्या करना है, तो भैया हमें पता है एफ ए फोर्स होने किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ, एफ बी किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फॉर कोलिजन। कोलिजन के लिए मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया तो एफ ए प्लस एफ बी, और क्या डेल्टा पी ए प्लस, ठीक है, और उसके बाद डेल्टा टी को क्या किया, कॉमन के लिए लिया, डेल्टा पी ए चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ, कब, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तो भैया इसका चेंज, दोनों का चेंज क्या आएगा, सम क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आता, यानी दोनों के अंदर का चेंज जो आएगा सम क्या आएगा। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, पहले इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल, फिर कह रहा हूँ चेंज भी का सम जीरो आएगा, तो चेंज का सम जीरो कैसे आएगा। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहले ए का मोमेंटम, ध्यान दीजिए मेरी बात को सुनिएगा, ए का मोमेंटम मान लीजिए 6 था, बी का क्या था 4 था, टकराने के बाद ए का क्या हो गया, पहले कितना था 6, ए टकराने के बाद हो सकता है ए का क्या हो गया 2, ए का क्या हो गया, लेकिन बी का क्या होगा 8 हो जाएगा। अच्छा, ए के अंदर कितना चेंज आया, -4 का, -4 का, क्योंकि फाइनल क्या है 2, इनिशियल क्या था 6, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना, 2 - 6 करोगे क्या आएगा -4। और अगर मैं बी की बात करूं, बी के अंदर कितना चेंज आया, +4 का, क्या आएगा, ए के अंदर जितना पॉजिटिव चेंज रहेगा बी के अंदर उतना नेगेटिव रहेगा, दोनों को छोड़ने में क्या आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम ए का चेंज हुआ है और जितना बी का चेंज हुआ है, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, इसलिए सम क्या आता है, जीरो आता है। तो भैया ये पूरी टर्म क्या होगी जीरो, तो ये मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया जीरो, तो एफ ए प्लस एफ बी क्या हुआ जीरो, तो एफ ए प्लस एफ बी जीरो का मतलब क्या होगा, एफ ए बराबर में नेगेटिव ऑफ एफ बी। ठीक है, इसे देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक खत्म कर लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन वाले टॉपिक चालू होंगे, वो अगली क्लास में उससे ज्यादा करा दूंगा, खत्म हो जाएगा। फिर फ्रिक्शन चार्ज, बस हो गया, खत्म होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ध्यान दीजिए भैया, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, यानी इनिशियल बराबर में। ठीक है भैया, ये होगा, आपने देखा होगा गन वगैरह रिकॉइल हो जाती है, रिकॉइल मतलब सोचते हो जब गन को ऐसे दागते हैं तो वो गन पीछे आती है, थोड़ी सी बुलेट आगे गन पीछे। ठीक है भैया, जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसे कहते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी, क्या कहते हैं उसे। तो भैया एक बंदूक थी, रस्ट में थी, इसके अंदर गोली थी, उसका मास क्या था, स्मॉल एम था, गन का मास क्या था, कैपिटल एम था, पूरा सिस्टम क्या था, रेस्ट में था, तो मोमेंटम क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। लेकिन जैसी बंदूक चली तो गोली कितनी वेलोसिटी से निकली, वी, और गन कितनी वेलोसिटी से आई, कैपिटल वी से, इसे क्या कहा मैंने, रिकॉइलिंग वेलोसिटी। गन का मास क्या है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, गन का मास कितना है, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा एम वी, और इसका मोमेंटम क्या होगा स्मॉल एम स्मॉल वी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन, ये पीछे जा रहा है ये आगे जा रहा है, दोनों के बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इनिशियल बराबर में, इनिशियल मोमेंटम क्या था सिस्टम का जीरो, और फाइनल क्या हुआ एम बी माइनस स्मॉल एम बी। तो हमने क्या किया, इसको उधर ले गए तो ये प्लस हो गया, जीरो के यहाँ पे लेके आना, इसको इधर लेके आए तो ये प्लस हो गया, इधर क्या बचा एम बी। तो हमने v की वैल्यू निकाली तो कैपिटल एम स्मॉल एम बी अपॉन में कैपिटल एम, हम देख रहे हैं v इज इनवर्सली इक्वल टू एम आ रहा है। अब देखिए v क्या है, मास ऑफ, और v क्या है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। अब देखिए भैया, गन जितनी भारी होगी उसका मास उतना, वो उतनी ही कम रिकॉइल होगी। आपने कभी सोचा है, कभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भैया तोप का गोला इतना छोटा सा होता है और उसको चलाने के लिए कितना बड़ा टैंकर यूज होता है, देखा आपने, उस टैंकर का वजन टन में होता है, 50-60 टन होता है। वो क्यों करते हैं, पागल थोड़ी ना वो, इतना इतना सा गोला छोड़ने के लिए इतना हाई फाई करता है, पता क्यों, क्योंकि जिससे निकला उसका मास इतना बढ़ा दिया जाए कि उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या हो जाए, बहुत कम है। अगर रिकॉइल आप साइकिल से छोड़ लो तो आपका गोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइकिल का मास क्या होता है, बहुत कम होता है,
तोप का गोला इतने हाई मोमेंटम से निकलेगा कि जितना तोप का गोला आगे जाएगा उतनी साइकिल क्या होगी, पीछे रिकॉइल होगी। लड़कियां होती है ना, जो लड़कियां, अब उनको बड़ी प्रैक्टिस लग जाती है गन चलाने के लिए, जो लड़की बनती है। और लड़कियां वैसे, लड़कों का कंधा थोड़ा शोल्डर लड़कियों से ज्यादा मजबूत होता है, वो आपको भी पता होगा। खैर मैं ऐसा बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फैक्चुअल है, ठीक है, कि लड़कियां जो होती है उनका शोल्डर्स जो होते हैं लड़कों कंपैरिजन में 2 से 3 गुना कमजोर होते हैं। कभी देव पंजा लगा लेना अपने भाई से, पता लग जाएगा आपको, ठीक है। आपसे छोटा भी होगा फिर भी वो आपका राज, फिर अब पैदा हुआ तो उससे लगाएगी तो कहाँ दिक्कत है, ठीक है। जो आपसे 1-2-3 साल छोटा है ना, तो आप उससे कभी नहीं जी सकते, चाहे आप दोनों हाथ लगा लो, ठीक है। सुन लीजिए, तो अब सुन तो ले। अब लड़कियों के हाथ कमजोर होते हैं, मांस भी कम होता है उनके हाथ का। तो अब क्या होता है, जब बंदूक चलाते हैं ना, उनसे ताने सही नहीं लगते। अच्छा, आपने शार्प शूटर लड़की को देखा, लड़कों को देखा? लड़कों को देखा होगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि लड़कों का हाथ क्या होता है, हैवी होता है, मजबूत होता है, उनके फाइबर जो होते हैं, और शोल्डर्स भी क्या होता है, बॉडी का मास भी क्या होता है, ज्यादा होता है। मास जब वो गन को टाइटली पकड़ते हैं ना, तो उस गन के मास में पूरी बॉडी का मास एडअप हो जाता है, ठीक है। और एडअप होने की वजह से टोटल मास क्या होता है, बहुत ज्यादा आता है, इसलिए गन रिकॉइल क्या करती है, कम करती है। अब लड़की क्या होती है, ऐसे पकड़ लेती है बंदूक को, एकदम ढीले पकड़ा है। अब क्या हुआ, मास तो कम है भैया उनके हाथ का, अब मास कम है तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, तो वो जो क्राइम कर रहा है वो नहीं मरेगा, तो वो खुद ही खुद को मार लेंगे, मुंह से तोड़ लेंगे अपना, ठीक है भैया। तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी समझ गया। तो ये भैया बहुत अच्छा प्यारा कंसेप्ट है। अब हमारा जो बचा है, इसमें बेसिकली हमारा बचा है कनेक्टेड मोशन वगैरह, ठीक है। फिर ये खत्म होगा, कल की क्लास में मैं शायद फ्रिक्शन भी चालू कर दूं, ठीक है भैया। ये नोट्स मैंने भेज दिए, ठीक है, यहां तक के नोट्स मैंने भेज दिए थे कल, ठीक है। भेजे थे कि नहीं भेजे, ये वाले नहीं भेजे ना, तो इसके नोट्स में भेजूंगा, ठीक है। आगे भी कर सकते हो, करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।